welcome to Warrior DT classes. Today's topic is compression member. First we discuss about definition of compression member. तो compression member का definition क्या है? It is a structural member which is in straight and subjected to equal and opposite forces at their ends. ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कॉलम क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। टू इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस एट देयर एंड्स। ठीक है, स्ट्रेट है। दूसरा स्ट्रट, तीसरा पोस्ट, फोर्थ बूम एंड द लास्ट है स्टैंशियन। ठीक है, स्ट्रट ट्रस में लगा होता है, पोस्ट जहां पर पोस्टर लगा होता है, जैसे कि ये पोस्टर लगा होता है वहां पर पोस्ट लगा होता है। बूम, ठीक, बूम क्या है? क्रेन में यूज होता है। और स्टैंशियन भी एक टाइप का कॉलम ही है, स्टैंशियन भी एक टाइप का कंप्रेशन मेंबर ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रट। बेसिक आपको स्ट्रट, ट्रस और फ्रेम में अंतर बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, स्ट्रट क्या होता है? ट्रस में यूज एक कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, बेसिकली ये टू टाइप्स होता है। एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रट और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। तो कंटिन्यूअस स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट में क्या है? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रट क्या होता है? रूफ ट्रस में यूज होता है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रट क्या है? कंटिन्यूअस होता है, ज्वाइंट ये कंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट क्या होता है? दो ज्वाइंट के बीच ही होता है। जैसे कि ये तो हो गया इंक्लाइंड, और एक जैसे हम यूज करते हैं ट्रस में ये, तो ये वाले जो है वर्टिकल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, ये इंक्लाइंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है। टॉप कार्ड में कंटिन्यूअस स्ट्रट है। ओके, और ट्रस में क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। और फ्रेम में क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका कोई वैल्यू होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। बट ट्रस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले देख लेते हैं यूलर्स लोड पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये होता है हमारा यूलर्स फॉर्मूला। तो आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब कॉलम को हम बकलिंग के लिए डिजाइन करते हैं और टेंशन मेंबर को हम शियर लेग के लिए डिजाइन किए थे, कॉलम को बकलिंग के लिए करेंगे। तो कॉलम किस एक्सिस के अबाउट बेंड होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा उसी एक्सिस के अबाउट हमारा कॉलम बकल होता है। ठीक है, तो इसी में एक लेंथ होता है एल इफेक्टिव लेंथ। तो इसी एल इफेक्टिव लेंथ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एल इफेक्टिव लेंथ क्या होता है या इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। ठीक है, it is a distance between 2 point of contraflexor। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है? जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं। तो जैसे मैं एक कॉलम लेता हूं जो दोनों एंड से क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये ऐसा बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये दो पॉइंट है,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एल इफेक्टिव होता है। तो अभी तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, अब हम हर एक के लिए एल इफेक्टिव लेंथ, हर एक कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एट वन एंड एंड अदर एंड, यहां पर डायग्राम हम देखेंगे और यहां पर एल इफेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा कंडीशन ये है ट्रांसलेशन, और ये है रोटेशन, फिर यहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो पहला मैं लेता हूं ये, तो इसमें एट ए एंड पर क्या हो रहा है और बी एंड पर क्या हो रहा है। सपोज ये ए एंड है और ये बी एंड है, अदर एंड। ठीक है, तो ए एंड में क्या है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन भी होगा। एल इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड डायग्राम देखते हैं हम। चलो इसको नहीं, ट्रांसलेशन परमिट है, रोटेशन नॉट परमिटेड, ट्रांसलेशन नॉट परमिटेड, रोटेशन परमिटेड। तो इस कंडीशन में हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, 2L होता है। इस कंडीशन में हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, 2L होगा। ठीक है, L क्या है, ये डिस्टेंस है। अब हम थर्ड डायग्राम देखते हैं। ट्रांसलेशन नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, रोटेशन परमिटेड और ट्रांसलेशन नॉट परमिटेड। तो इस कंडीशन में क्या होता है, चलो इसको, चलो ये भी ठीक है। ये तो देखो इसमें क्या है, ये वाले में ट्रांसलेशन हो रहा था, यहाँ पर दोनों नॉट परमिटेड है। इसमें क्या है, रोटेशन हो रहा था, इसमें भी क्या है, रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.2L। ओके, सॉरी यहाँ पर 1.2L नहीं होगा, यहाँ पर 0.8L होगा। ओके, एक अब हम देखते हैं, चलो ये तो 3 कंडीशन हो गया, मैं चौथा को मिटा के बताता हूँ। ट्रांसलेशन नहीं होगा, रोटेशन परमिटेड, ट्रांसलेशन नॉट परमिटेड, रोटेशन परमिटेड, एल इफेक्टिव क्या होगा, एल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, चलो इसमें क्या है, हम नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, 0.65L, 5 कंडीशन हो गया। अब एक कंडीशन और बच गया है, कौन से वाला,
इसमें क्या होगा, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, परमिटेड, नॉट परमिटेड, 1.2L। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। अब इसी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ईएसी के एग्जाम में आया हुआ है उसको देखेंगे। सबसे पहले ये सपोज हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, ये क्या है, वायर है लगा हुआ है, तो इस कंडीशन पे हमारा एल इफेक्टिव कितना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमारा एल इफेक्टिव होगा 2L। ओके, ये क्या है, एक ऊपर जो वायर है वो फ्री के टाइप वर्क करेगा। विंड लोड को, जो विंड लोड आएगा, तो बिकॉज अपन बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ जो ये वायर है कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा, इसलिए एल इफेक्टिव क्या हो रहा है, 2L हो रहा है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन को। ओके, अब हम एक कंडीशन देखते हैं, ये हमारा क्या है, रिजिड ज्वाइंट है, रिजिड ज्वाइंट। तो यहां पर आप नोट करके एक लिखना, इसमें इस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होता है लेस देन 1L होता है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0.707, 0.707L से क्या होता है, ग्रेटर होता है एल इफेक्टिव, और 1L से क्या होता है, लेस देन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये रिजिड ज्वाइंट किस टाइप का वर्क करता है। तो सपोज ये B है, ये A है और ये C है, तो लिख सकते हैं हम ज्वाइंट B इज रिजिड ज्वाइंट, ज्वाइंट B इज रिजिड ज्वाइंट, ज्वाइंट B इज रिजिड ज्वाइंट, और लिखेंगे इट डज नॉट बिहेव, it does not behave like a pin joint, like a pin joint। पिन ज्वाइंट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहां पर कुछ मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इट डज नॉट बिहेव लाइक अ पिन ज्वाइंट, क्योंकि इसको कुछ मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी रोटेट होने के लिए, और ये रिजिड ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट के, या इसी में और लिख सकते पिन ज्वाइंट एंड रिजिड ज्वाइंट। रिजिड ज्वाइंट में क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, 0 होता है, बट यहाँ पर कुछ रोटेशन होगा, इसलिए हम इसको रिजिड लिख दिया था, यहाँ पर फिक्स आएगा, फिक्स्ड ज्वाइंट। तो ये रिजिड ज्वाइंट है, लेकिन यहाँ पर पिन ज्वाइंट नहीं होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होगा, फिक्स सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोटेशन होगा, फिक्स सपोर्ट में रोटेशन 0 होता है, इसीलिए हमारा एल इफेक्टिव क्या होता है, 0.707L और 1L के बीच में होता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, स्लीव का क्वेश्चन है, यहां पर ये बीम है, ये
तो इस कंडीशन में हमारा एल इफेक्टिव कितना होता है, ठीक है। ये हमारा स्लीव है, स्लीव का अगर कंडीशन दिया रहेगा तो हमारा एल इफेक्टिव हो जाएगा 1.2 एल, 1.2 एल। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों कंडीशन मोस्ट आईएमपी है एल इफेक्टिव के पर्पज से। तो अब हम देख लेते हैं यूलर्स लोड। सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूलर्स क्रिटिकल लोड जो होगा वो अलग अलग आएगा, ई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। तो आई मिनिमम तो बता दिया था मैं, अब एल इफेक्टिव अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आएगा। तो ये चार कंडीशन जो मेनली हम, वैसे तो 6 कंडीशन देखें, सभी के लिए आप यहाँ पर L/2 रखोगे तो ऊपर में 4 चले जाएगा, जैसे पहला केस के लिए था। एक केस का मैं रख के बता देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PCR हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई L, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी का बना सकते हैं, किस अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग यूलर्स लोड हमारा आएगा। तो अब हम स्ट्रट का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा भी अलग अलग के लिए अलग अलग हमारा आएगा एल इफेक्टिव लेंस, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिख देता हूँ सीरियल नंबर पहला। अब हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड कर देता है। पहला हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अब वो सिंगल बोल्टेड है कि वेल्डेड है, क्या मान लो सपोज वो सिंगल बोल्ट उसमें लगा हुआ है, ठीक है। चलो सिंगल बोल्ट डबल बोल्ट के दोनों के केस में कंटिन्यूअस है तो देखेंगे। कंटिन्यूअस का क्या होता है, 0.7 L टू 1.0 L। अब देख इसमें दो कंडीशन आएगा, ये किस कंडीशन के लिए, एक होता है एंगल सेक्शन जो होगा वो गजेट प्लेट के परपेंडिकुलर है कि गजेट प्लेट के पैरेलल है, इन प्लेन ऑफ इन पैरेलल टू प्लेन ऑफ गजेट प्लेट, और एक होता है परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गजेट प्लेट। इसमें क्या होगा 1L आएगा सभी में, ठीक है, 1.0L आएगा सभी केस में, जितना भी केस बताऊंगा। सेकेंड हम देखते हैं, इसी में डिसकंटिन्यूअस देखते हैं। अब मान लो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, उसमें सिंगल बोल्ट लगा हुआ है, सिंगल बोल्ट लगा हुआ है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ 1.0L, और इसमें भी क्या होता है 1.0L, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ गजेट प्लेट और इन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ गजेट प्लेट। इसमें क्या होता है, सपोज ये गजेट प्लेट है, अब इसमें क्या है, ये एक जो इसके पैरेलल रहेगा और एक इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो दोनों केस में यहां पर सिंगल बोल्ट है, तो सिंगल बोल्ट में क्या होता है, सिंगल बोल्ट है तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो L के बराबर ही होता है, ठीक है, सिंगल बोल्ट के केस में। यही अगर डबल यहां पर लग जाएगा या वेल्डिंग होगा, डबल होगा, तो वही क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस 2 और मोर बोल्ट आर वेल्डेड
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन डिसकंटिन्यूअस 2 और मोर बोल्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 0.85 L और ये हो जाएगा हमारा 1.0 L, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। तो फोर्थ कंडीशन में हम देखेंगे डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक अपोजिट साइड ऑफ द गजेट प्लेट। इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाले कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा आएगा ये चौथा कंडीशन, ये ठीक है, 0.7 L to 0.85 L, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 1.0 L, ओके। चौथा पांचवा कंडीशन में क्या है, अगर टी सेक्शन है, सपोज ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, एक और एंगल सेक्शन लगा हुआ है ऐसी, जो ऐसे है, टी सेक्शन है, सपोज टी सेक्शन है, एक वन साइड पे लगा हुआ है, दोनों साइड पे नहीं, इसमें दोनों साइड पे, इसमें एक साइड पे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी हमारा हो जाएगा 0.7 L to 0.85 L 1.0 L, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन लिखा दिया हूँ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से L इफेक्टिव का जो इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन L इफेक्टिव का आता ही है, ठीक है। यूलर्स क्रिटिकल लोड का फार्मूला अभी हम देखे थे। यूलर्स क्रिटिकल लोड पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ओके। तो आई मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, ए आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। आर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, थोड़ा देर बाद देखेंगे हम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम मतलब ए आर मिनिमम का स्क्वायर एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल इफेक्टिव आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम क्या होता है ये देख लेते हैं। एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम ये होता है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम लैम्डा क्या होता है, नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो होता है, और एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम को स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। और स्लेंडरनेस रेशियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई लेवल के एग्जाम में मैक्सिमम पूछा ही जाता है, ओके। ये हो गया हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। अब ए ई क्या होता है, ए ई एक्सियल रिजिडिटी, ए को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, और ई आई को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ई आई को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जा रहा है कि जो हमारा क्रिटिकल लोड है किस किस पे डिपेंड है, एक्सियल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और स्लेंडरनेस रेशियो, तीनों पे डिपेंड है। तो क्रिटिकल लोड इज डिपेंड अपॉन एक्सियल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। ये निष्कर्ष निकलता है।
अब हम देखेंगे आर मिनिमम क्या होता है। तो आर मिनिमम हमारा होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हम समझते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। सपोज ये एक्सिस है हमारा, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एरिया है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिप लेंगे, इस एक्सिस से लेकर ये स्ट्रिप का जो डिस्टेंस होता है वो आर मिनिमम कहलाता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एंटायर एरिया, ठीक है, इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एंटायर एरिया मस्ट बी हेल्ड एज अ स्ट्रिप, so that it will give some moment of inertia as that of original area, ठीक है, some moment of inertia as that of ओरिजिनल एरिया। ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन का डिफरेंस है, या इसको एक और वे से बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बताता है, हमारे बकलिंग का मेज़र करता है, बकलिंग और रोटेशन को बताता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आर मिनिमम ज़्यादा होगा मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, आर मिनिमम ज़्यादा या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उस एक्सिस के अबाउट हमारा मेंबर बकल नहीं होगा। अगर जिस एक्सिस के अबाउट आर मिनिमम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस है उस एक्सिस के अबाउट हमारा जो मेंबर है वो बकल होगा। ये बताता है हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन बोल सकते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल टू क्या होता है, आर मिनिमम इक्वल टू होता है √I/A, ठीक है, √I/A। ये हो गया हमारा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये अभी लिखा था मैं I मिनिमम इक्वल टू R²A, ऐसे लिखा था मैं। तो किसकी कौन सा सेक्शन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ना, थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा आएगा। हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।